Jai Hind everyone, and here we are once again with our chapter with our civics class, and I am your subject teacher Babita Pandey. And as we had started a first unit of a civics part, so now we will proceed further. And we had started first unit, that is the Indian Constitution. ओके, दिस वॉज अवर फर्स्ट यूनिट और इसमें हम लोगों ने स्टार्टअप किया था पढ़ना. व्हाट वाज दैट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना. व्हाई डज, पहला तो टॉपिक था व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है, क्या आवश्यकता है, क्यों एक किसी भी कंट्री में क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की थी कि अगर हम लोग मिलकर एक टीम प्ले कर रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं जो कि टीम गेम है, ठीक है, तो वहाँ पर सभी प्लेयर्स, जो भी एक टीम के सभी प्लेयर हैं, उन पर अगर सेम रूल एप्लीकेबल होगा तभी वो एक फेयर मैनर में, एक इंडिपेंडेंट मैनर में, एक सही तरीके से बिना फेवरिज्म के गेम खेल सकते हैं, तभी वो प्ले कर सकते हैं, ठीक है. और इसी के साथ में सिर्फ एक टीम के सभी प्लेयर्स नहीं, बल्कि दोनों टीम, जो भी गेम की दोनों टीम हैं, उन पर भी सब सेम नियम एप्लीकेबल होने चाहिए. अलॉन्ग विद दैट हर टीम के, दोनों टीम के हर मेंबर पर हर नियम सामान्य रूप से लागू होना चाहिए, ठीक है. और इसको हमने समझने की कोशिश की थी एक एग्जाम्पल के तौर पर कि क्यों कंट्री में हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. तो पहला एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, क्या था, सुरेश जो कि क्लास मॉनिटर है, वो जब टीचर चली जाती है तो ही हैज़ टू लुक आफ्टर द क्लास, और वो क्लास को माइंड करते हुए किसी बच्चे को बिना किसी मिस्टेक के झूठे ही ब्लेम में, सिर्फ अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हुए क्या करता है, पनिशमेंट दिला देता है, ठीक है. तो यहाँ पर पहला रीज़न समझ में आता है, अगर क्लास में अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस तरह से मिल रही हैं तो क्या हो जाएगा, उसका मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है, और उसको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है. जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर्स को हर गवर्नमेंट में बांटा हुआ है. ऐसा है क्या कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन ले लेती है, ऐसा नहीं है, है ना. और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट सारे डिसीजन ले सकती है. अभी आप देखो, कोई भी जो डिसीजन होता है, कोई भी जो निर्णय होता है, उसका अलग अलग गवर्नमेंट के हिसाब से इश्यूज़ को डिवाइड किया हुआ है. वो आप आगे फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे किस तरह से होता है. लेकिन हर गवर्नमेंट के काम और हर गवर्नमेंट के पावर्स डिवाइडेड हैं, उसमें कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकता. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ था माइनॉरिटी कम्युनिटी को समझाने के लिए कि किसी क्लास में अगर गर्ल्स कम हैं और बॉयज़ ज़्यादा हैं रेशियो में, तो क्या वहाँ पर हमेशा बॉयज़ की ही मर्जी चलेगी, ऐसा होगा. तो अगर ऐसा होता है तब तो गर्ल्स के जो इंटरेस्ट हैं, गर्ल्स के जो विशेज़ हैं, वो इग्नोर हो जाएंगी, ठीक. और इसको अवॉइड करने के लिए अगेन फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. अगर इसको कंट्री लेवल पर ले लो तो फिर हमें क्या चाहिए होगा, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा जो कि उन माइनॉरिटी पीपल, जो कि नंबर में कम है, पॉपुलेशन में कम है, उन लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सके, उन लोगों को भी ये अश्योर कर सके कि उनके सारे जो अधिकार हैं वो क्या हैं, सुरक्षित हैं. हाँ, नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल, it was of शबनम, बिकॉज शी हैज़ टू डू होमवर्क, और उसी टाइम पर उसका क्या आ रहा था, टीवी सीरियल भी आ रहा था, ठीक है. तो उसको क्या करना था, उसको जो है होमवर्क करते हुए वो अपना ध्यान मतलब कंसंट्रेशन उसका डिस्टर्ब ना हो, इसको इसलिए वो पूरे फैमिली मेम्बर्स से ये रिक्वेस्ट करती है कि जो है वो सब लोग मिलकर टीवी ना देखें, जिससे वो फोकस्ड होकर अपने होमवर्क को कंप्लीट कर सके.
ठीक है। एंड देन शी रियलाइज्ड कि हाँ उसका बहुत सारा काम बाकी था और बहुत ज़्यादा रिवीजन करना बाकी था और उसने वो कंप्लीट किया। ठीक है। तो यहाँ पर फोकस्ड होता है कि जहाँ पर मिलकर काम करने वाली फील्ड, कोऑपरेशन, ठीक है, और वो डिसीजंस जो कि कहीं ना कहीं हम अपने आप के लिए आज में अच्छा लगता है और फ्यूचर में वो हमारे लिए गलत हो सकता है, ऐसी चीज़ों को भी कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, जो टॉपिक आज हमें स्टार्टअप करना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या हैं, है ना। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू आस्क वेदर यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर होमवर्क और नॉट। ये होमवर्क पार्ट आपको कंप्लीट करना था एंड ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था एंड आई होप that you people have completed your homework. If not done, then please do it. Okay, now proceeding towards today's class, जो आज के टॉपिक हैं उनकी तरफ अब हम चलते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या होते हैं? की फीचर्स आर द मेन पॉइंट्स और द बेसिक पॉइंट्स जिनके बेसिस पर वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट है वो बेस्ड है। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, देखो, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू सेवरल डेकेड्स। पिछले कई जो भी जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके पहले कई डेकेड्स तक, डेकेड्स मीन्स 10 ईयर का एक डेकेड होता है, तो पिछले कई डेकेड्स तक मिलकर हम सब इंडियंस ने जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, तब जाकर उनको ये जो फ्रीडम है ये मिली थी। ठीक। तो अब ये नेशनलिस्ट जो भी थे, जो ये लोग थे जिन्होंने इतना लड़ झगड़ कर, इतना स्ट्रगल करके फ्रीडम ली, उनके सामने फ्रीडम यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले से ही उनको ये लगता था कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो कैसा होगा। ओके। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को पहले से ही, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले से ही उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया था। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट they had very little role in making. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indian that free India, here you can see, free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. देखो, जो उस टाइम पर पार्शियलिटी होती थी कि इंडियंस को ये राइट नहीं मिलेगा, ये अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा, उसी से उनके मन में ये सारी चीज़ें आई कि नहीं, जब हमारा देश आज़ाद होगा, जब हमें फ्रीडम मिल जाएगी, तो हम हर एक इंडियन सिटीज़न को इक्वल राइट्स देंगे, इक्वली ट्रीटमेंट का हम प्रोविज़न रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। और हर किसी को वो अधिकार होगा कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, सरकार में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। What remained to be done was to work out the ways in which a democratic government should be set up in India. अब इसके बाद जब ये सवाल आ गया, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है इक्वालिटी। ठीक है। क्या है? इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। ये दोनों वो बेसिक टर्म्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके बेसिस पर पूरा जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सारे लॉज इसी को फॉलो करते हुए बने हैं। और यही चीज़ यहाँ आपको बताई गई है कि भाई इंडियन फ्रीडम मिलने से पहले, इंडियन इंडिपेंडेंस
मिलने से पहले हमारे जो नेता थे उनके मन में ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया था कि हम देश के हर नागरिक को बराबरी यानी समानता का अधिकार देंगे, उनको वो मौका देंगे कि हर कोई जो है वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। और इसके अलावा ये भी था हर कोई गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, इसका मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। अब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनेगी और कैसे काम करेगी, ये आगे उनको सोचना था। इसलिए सोचना था कि एक सही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम कर सके, ताकि वो एक अच्छी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सके, ठीक। दिस वॉज नॉट डन दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल। बहुत मेन पॉइंट है ये। Group of around 300 people who became member of Constituent Assembly in 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ? 1946 में हुआ था। और कितने मेंबर्स थे उनके उसमें? 300, ठीक है। एंड हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग 3 साल, अगले 3 साल जो है वो टाइम पर मिलते रहे, मीटिंग्स होती रही। किस लिए मीटिंग होती रही? ताकि वो आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपनी अपनी एडवाइस, अपना अपना ओपिनियन रख सके, ठीक। आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जिसको बनाया गया था, उनका काम बहुत इम्पॉर्टेंट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। क्यों? क्योंकि देखो, पहली जिम्मेदारी तो ये थी कि आज़ाद यानी फ्री इंडिया का हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? हमारा वर्किंग सिस्टम होगा, जिसके बेसिस पर सरकार काम करेगी, जिसके बेसिस पर सारे नियम कानून लागू होंगे और पूरा देश चलेगा उन्हीं नियम कानूनों को फॉलो करके, उन्हीं नियमों को, उन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए पूरा देश चलेगा, ठीक। तो ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी उनके सामने। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो ये 300 पीपल थे, जो ये 300 लोग थे, उनको क्या किया? अलग अलग वो एरिया से आए हुए थे, ठीक। ये अलग अलग एरिया से आए हुए लोग, इन्होंने क्या किया? अपने अपने एरिया में लोगों से राय मांगी, ऐसे, ठीक। अपने अपने एरियाज़ में उन्होंने अपने ओपिनियन कलेक्ट करने शुरू किए, लोगों की राय मांगनी शुरू की। तो जब आप होते हैं ना कि जब आप 100 ऑफ पीपल से, जब आप, या फिर छोटा एग्जांपल ले लो कि 10 लोगों से पूछोगे कोई एक सेम चीज़ के बारे में, तो आपको 10 तरह की एडवाइजेस मिलेंगी। उसमें से जो बेस्ट वन उनको लगती थी वो उसको सेलेक्ट करके रख लेते थे, ठीक। अब वो सिलेक्ट करके रखने पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती थी तो ये 300 लोग आकर अपनी एडवाइजेस यहाँ देते थे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फिर आगे क्या होता था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिर आगे एक और कमिटी बनी थी विच वॉज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग कमिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर में ही एक और कमिटी बनी थी, ध्यान रखिएगा, क्या बनी थी? कमिटी बनी थी, ठीक है। और इसका नाम क्या था? ड्राफ्टिंग कमिटी। और ये ड्राफ्टिंग कमिटी का काम क्या था? टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो इस तरह से ये ड्राफ्टिंग कमिटी काम करती थी। जो ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये कौन थे? ये थे हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। और इसके अलावा इनको और क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इन्होंने सारे जो भी आइडियाज़, जो भी सजेशंस लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग आते थे, उनको एक लॉ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम वो किसने किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था। ठीक है, और इनके हेड कौन थे? इनके हेड थे यही अगेन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका कुछ बेसिक टर्म्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। फर्स्ट वन है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म refers to the existence of more than one level in the country of India। ठीक है, कितने लेवल्स होने चाहिए? जब मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट in a country is called as federalism। is called as फेडरलिज्म। ठीक है, ये होता है फेडरलिज्म, जहाँ पर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट सेम टाइम पर रहती हों और काम करती हों। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब एक साथ मिलकर घमड़ करेंगी, काम मिक्सअप कर देंगी। उनके काम, जैसा अभी मैंने बताया, उनके पावर और उनके वर्क दोनों चीज़ें डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, फेडरलिज्म के अकॉर्डिंगली इंडिया में हमारा एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन गवर्नमेंट काम करती है। जैसे एक क्या है आपकी? एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, या फिर आप इसको बोलते हो यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी हो जाती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो ये इस तरह से टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई। फर्स्ट वन हो गई सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, और सेकंड वन हो गई स्टेट गवर्नमेंट। क्या इसके अलावा भी है? यस, इसके अलावा एक थर्ड लेवल भी काम करता है, जो कि है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या जिसका इजी नेम आपने सुना हुआ होगा पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, शहरों में इसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी या आपका म्यूनिसिपल कमीशन। ठीक है, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये कहलाता है पंचायती राज सिस्टम, जिसके अंडर में आते हैं आपके ग्राम प्रधान वगैरह। ठीक है, ये आपने, आई होप सो कि ये आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में सारा, और 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा किस तरह से आपकी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह वर्क करती हैं, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन होता है। बट ऑल इन ऑल वी नीड टू नो कि इंडिया में ये थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो काम करते हैं, जिसमें कि ये थर्ड लेवल जो है वो फ्री रहता है, किसी के अंडर में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट वो क्या करती है? अपने स्टेट को लुक आफ्टर करने का, यानी अपने जिस राज्य की वो सरकार है उस राज्य में वो अपना काम करेगी। जबकि यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए है? पूरे देश के लिए है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब जहाँ पर क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई जैसे आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फिर कल को किसी को भी चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
किसी को भी इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर या किसी भी स्टेट का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्या करना होगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा. दैट कैंडिडेट हैज़ टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली में आएंगे वहाँ उस असेंबली में क्या करेंगे, वो लोग अपना मैंडेट प्रूव करके, अपनी पार्टी का मैंडेट प्रूव करके कि वो मेजॉरिटी में है, देन ओनली दे कैन मेक द गवर्नमेंट, तभी वो सरकार बना सकते हैं. तो ये है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कमिंग ऑन द थर्ड वन, सेपरेशन ऑफ पावर्स. पावर्स का सेपरेशन, अलग अलग करना पावर्स को. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि इंडिया में क्या है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो काम करती हैं, है ना. एक हो गई आपकी यूनियन गवर्नमेंट और एक हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट. अब ये दोनों मिलकर आपस में सेम इश्यूज़ पर अगर काम करेंगी तो क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, जो कि एक अच्छी कंडीशन नहीं होगी. टू अवॉइड दिस सिचुएशन, एज आई टोल्ड यू जस्ट now that the powers and the work or the responsibilities of both the government has been divided, separated. इन दोनों गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो पावर्स हैं वो क्या कर दी गई हैं, अलग अलग सेपरेट कर दी गई हैं. और ये सेपरेट करने वाली जो लिस्ट है जहाँ पर क्या किया गया है, पावर्स को डिवाइड किया गया है, वो कहलाती है हमारी सब्जेक्ट लिस्ट. ठीक है. और कितनी लिस्ट होती है, क्या मेंशन होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे. इसके अलावा पावर्स को सिर्फ इसी तरीके से डिवाइड नहीं किया गया है. इसके अलावा गवर्नमेंट के, हर गवर्नमेंट के, चाहे वो आपकी यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट हो, इन दोनों ही गवर्नमेंट को फिर अंडर में भी डिवाइड कर दिया गया है. कैसे डिवाइड कर दिया गया है, इन दोनों के ही फिर फर्दर ऑन 3 ऑर्गन्स हैं. ठीक है. 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका लेजिस्लेचर, ठीक. सेकंड है जुडिशियरी, और थर्ड वन हो जाएगा एग्जीक्यूटिव. ठीक है. ये 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और इन तीनों की ही पावर्स अलग अलग हैं. इन तीनों की ही पावर भी अलग है और इन तीनों के वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग अलग हैं. इसके बाद फंडामेंटल राइट्स. सी, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी सिटीजन हैज़ बीन assured और guaranteed few rights which are called as fundamental rights. क्यों फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है इनको? क्योंकि ये वो अधिकार हैं जो एक किसी भी सिटीज़न को क्या करते हैं, वो डिग्निटी या वो सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्री ऑफ फियर होकर कंट्री में रह सकता है. हियर इट इज़ मेंशन्ड वेरियस काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स. right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational right, and right to constitutional remedies. ये आपके these are all 6 fundamental rights which are guaranteed by the Constitution of India to every citizen. हर एक भारतीय नागरिक को ये 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं कि भाई आपको मिलने ही हैं. ठीक है. और आप लोग बाय बर्थ उसको एंजॉय करते हो, उसका प्रिविलेज लेते हो. ठीक है. अब इसके बाद आ जाता है फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए गए हैं. फंडामेंटल राइट्स इसलिए दिए गए हैं ताकि लोग
उसको यूज़ करके कोई भी तरह की पार्शियलिटी अगर उनके साथ हो रही है तो उसको रोक सकें और अपने आप को, अपनी इक्वालिटी को बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट आ गया आपका सेक्युलरिज्म। ये क्या होता है? सी सेक्युलरिज्म, here it is mentioned, secularism is a state. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. ये आपका सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? कोई भी कंट्री या कोई भी जो आपका राष्ट्र है, इफ़ दैट कंट्री डजेंट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, वो अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो आपका धर्म है उसको प्रमोट नहीं करता है, तो इसका मतलब वो देश क्या है? सेक्युलर है। एज इन इंडिया, इन आवर कंट्री, वी आर अ सेक्युलर स्टेट। स्टेट से यहाँ मतलब वो स्टेट नहीं है, स्टेट से मतलब कंट्री से है, एक राष्ट्र से है, ठीक है। हम सेक्युलर हैं, क्यों हैं? क्योंकि आप देखो, एज पर द गवर्नमेंट या बाय द गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को स्पेशल नहीं माना गया है। अगर आपको दिवाली पे छुट्टी मिलती है तो यू गेट हॉलीडे ऑन ईद ऑल्सो, यू गेट हॉलीडे ऑन गुरु पर्व ऑल्सो, और आपको महावीर जयंती या बुद्ध जयंती पर भी आपको छुट्टी मिलती है। दैट मीन्स सारे धर्म, सारे रिलीजन इक्वल हैं इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। सो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, यस, इट वॉज द लास्ट टॉपिक। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। इंडिया किस तरह से फ्रीडम लिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, दैट वी स्टडीड इन दिस चैप्टर। क्या बेसिक टर्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। अब नाउ टुडेज होमवर्क इज टू मेक नोट्स इन योर कॉपी। एज होमवर्क you have to make notes in copy, ओके। और ये नोट्स जो है वो मैं PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होइए। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड करूँगी, बट यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर कॉपी। और जो 7th के स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट जो कि 8th में आए हैं, दे ऑल मस्ट बी नोइंग कि मैंने उनको कहा था सिविक्स की पुरानी कॉपी में ही आपको अपना वर्क फॉरवर्ड कर देना है, कंटिन्यू कर देना है क्लास 8th का। तो इस हिसाब से आपके पास सिविक्स की एक सेपरेट कॉपी होगी। एंड इफ़ यू डोंट हैव कॉपी तो आप एक सिंगल कॉपी में भी काम कर सकते हो, या नई अगर मिल सकती है तो नई कॉपी में कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।